नमस्कार मित्रों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर संधि, यानी स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा तथा व्यंजन संधि के जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम हम आज अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो व्यंजन जो संधि है इसके कितने नियम है ये पढ़ने से पहले हम एक बार व्यंजन संधि की परिभाषा देख लें। तो लिखिए पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। यदि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मित्रों याद रखिए कि व्यंजन संधि यानी जो धन का चिन्ह होता है अगर उससे पहले व्यंजन हो और उसके बाद भी अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तब भी व्यंजन संधि ही होती है। और अगर प्लस का जो चिन्ह होता है उससे पहले व्यंजन आ जाए और इसके बाद में अगर स्वर हो तब भी अपनी व्यंजन संधि ही होती है। और प्लस का जो चिन्ह है इससे पहले अगर स्वर आ जाए और इसके बाद में व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि ही होगी। यानी व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से या स्वर के बाद में, यानी प्लस के पहले स्वर हो और उसके बाद में शब्द की जो शुरुआत हो वो अगर व्यंजन वर्ण से हो रही है तो वहां पर भी व्यंजन संधि ही होती है। जैसे व्यंजन का व्यंजन वर्ण से मेल होगा तब भी व्यंजन संधि होगी और व्यंजन के बाद में अगर स्वर से शुरुआत हो रही है तब भी व्यंजन संधि ही होगी। और अगर इधर स्वर हो, धन का चिन्ह है, योग का जो चिन्ह है, इससे पहले व्यंजन है और इसके बाद में अगर व्यंजन वर्ण स्वर हो और इसके बाद में अगर व्यंजन है तब भी वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। तो बोर्ड साफ कर देता हूं एक बार। अब देखिए व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण। जैसे मैंने लिखा दिक धन अंबर, सत धन जन, और इधर लिख दिया मैंने अभिधन सेक। मित्रों याद रखिए कि इधर व्यंजन है, आगे अपना स्वर, यानी व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए तब भी व्यंजन संधि ही होती है। अगर प्रथम वर्ण के बाद में, अगर प्लस के पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य रे ल व है में से कोई वर्ण आए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो जो प्रथम वर्ण होता है ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो कै अपने ही वर्ग का, कै के बाद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण कै है, कै के बाद में क्या है? स्वर। तो स्वर आ जाने से ये कै है अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा। तो ये बना अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर। आधा ही बनेगा, लेकिन जो स्वर है ए इसमें मिलेगा तो गे क्या हो जाएगा? पूरा, और शब्द बनेगा दिगंबर। ऐसे ही तय आधा है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। आगे भी ज है, यानी शब्द की शुरुआत भी किससे हुई? व्यंजन से, यानी प्लस के पहले भी व्यंजन और धन के चिन्ह के बाद भी क्या है? व्यंजन। व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से, इधर है व्यंजन का स्वर से। तो अगर किसी भी वर्ग के या तय या दे के बाद में जय 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 या जय आए तो ये जो तय होता है ये
जय बन तय का जय बन जाता है, तो अपना शब्द क्या बनेगा? सज्जन। अब है अभी। अभी में किसकी मात्रा है? इक की मात्रा, यानी प्लस के पहले क्या आया? स्वर। और आगे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? से, जो क्या है? एक व्यंजन। यानी प्लस के पहले स्वर और आगे शब्द की शुरुआत किससे हुई? व्यंजन से। तो यहां पर यानी जो हमने तीन नियम देखे पहले, कि चाहे व्यंजन का व्यंजन से हो, चाहे स्वर का व्यंजन से हो, या व्यंजन का स्वर से हो, तो वहां सदैव व्यंजन संधि ही होती है। अगर ई के बाद में अगर ये वाला से आता है, से सलेट वाला से आए, तो ये है से षटकोण वाले में बदल जाता है। अभी शेक, यानी शब्द क्या बन जाएगा? अभिषेक। तो मित्रों देखिए, हमने व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो भी हमने पढ़ ली है, यानी हमने यह व्यंजन संधि की परिभाषा लिख ली। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के कुछ नियम, यानी जो प्रमुख नियम है वो हम पढ़ेंगे। तो लिखे हम आज अपने व्यंजन संधि का पहला नियम। अब लिखिए पहला नियम, यानी जो व्यंजन संधि है इसका पहला नियम देखिए। नियम नंबर पहला, यदि किसी भी वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, अब किसी भी वर्ग के जो प्रथम वर्ण है, जैसे क, च, ट, ट, ये प, यानी क, च, ट, त, प, आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, क, च, ट, त, प, या प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या फिर आ जाए चौथा वर्ण, या कोई स्वर हो, या कोई स्वर आए, अथवा य, र, ल, व हो तो प्रथम वर्ण जो ये आ रहे थे, ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। ये लो, यानी ये हो गया अपना पहला नियम। मित्रों याद रखिए कि अगर किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, और प्रथम वर्ण कौन सा है? क, च, ट, त, प, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, किसी भी वर्ग का, चाहे वो ये जरूरी नहीं कि इधर प्रथम क वर्ग का है तो आगे क वर्ग का ही होना जरूरी, ये जरूरी नहीं है। किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर आ जाए, या अगर स्वर भी न हो, या तीसरा वर्ण भी न हो, चौथा वर्ण भी न हो, या कोई स्वर भी न हो, य, र, ल, व, इनमें से कोई हो, तो जो प्रथम वर्ण है क, च, ट, त, प, ये प्रथम वर्ण, ये अपने ही वर्ग का, अगर मान लो इधर क होगा तो और आगे इनमें से कोई शर्त पूरी हो रही है, तो क अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाए, तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे अगर इधर क है, या तो तीसरा वर्ण आ जाए, तीसरा वर्ण हो, या फिर
चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर हो या फिर मार्कर थोड़ा खत्म हो गया, आज चलने में बहुत फीका चल रहा है, थोड़ी शाई लगा लेता हूं इसमें। अब देखिए चौथा वर्ण हो या कोई स्वर आ जाए या र ल और व, इनमें से कोई वर्ण आ जाए। इधर ये आधा रहेगा, यानी जो भी प्रथम वर्ण होंगे वो सारे के सारे आधे रहेंगे इस नियम में। तो या तो तीसरा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का हो, चाहे चौथा वर्ण हो, चाहे स्वर हो, चाहे इनमें से कोई हो, तो जो ये क है ये अपने ही लाइन का तीसरा अक्षर क्या होगा, ग। ये अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर ग बन जाएगा। ऐसे ही है, जैसे मान लो यहां पर च है तो च का भी ये नियम यही रहेगा, यही नियम रहेगा। तो च का तीसरा अक्षर क्या बनेगा, ज बनेगा। अगर ट है और ट के बाद में यही नियम, यानी तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या ये रहने में से कोई हो, तो जो ट है इसका तीसरा वर्ण ड बन जाएगा। आधा है तो आधा ही बनेगा, यानी ये आधा है तो आधा ही बनेगा, ज बन जाएगा और इसका बनेगा ड। अगर मान लो इधर त है, ये ट है और ये च है, अगर त के बाद में ये आधा रहेगा, त के बाद में कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या इनमें से कोई हो, तो त वाली लाइन का तीसरा अक्षर द बन जाएगा। ऐसे ही प है और प के बाद भी यही नियम चलेगा और यही नियम चलेगा, तो प वाली लाइन का तीसरा अक्षर क्या होगा, ब। ये ब बन जाएगा। मित्रों याद रखिए कि ये वर्ण आधे बनेंगे, लेकिन अगर कोई स्वर होगा तो जो भी स्वर होगा वह इसमें जुड़ करके इस वर्ण को पूरा कर देगा। ये नियम आपको याद रखना है। अब हम लिखें व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण, यानी व्यंजन संधि के जो उदाहरण है, जो ये नियम हमने पढ़े, इन नियमों से संबंधित जो भी उदाहरण है, तो पहला उदाहरण लिखें। जैसे मैंने लिखा दिक धन गज, ऋक धन वेद, सट धन आनन, सट धन रस, अप धन जय, वाक धन जाल, जगत धन अंबा, जगत धन ईश। मित्रों अभी ये इन नियमों का देख ले, फिर बाद में और नियम लिखेंगे। अब जैसे मैंने लिखा क, किस क वर्ग है, क प्रथम वर्ण है, ये भी प्रथम वर्ण है। प्लस के पहले देखिए आप, इधर भी ट है प्रथम वर्ण है, ट है प्रथम वर्ण है, प आ गया प्रथम वर्ण है, क है प्रथम वर्ण, त ये भी प्रथम वर्ण है। अब देखिए आप, जैसे प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, यहां पर ग है, यानी जरूर नियम नहीं है कि क है तो इधर भी ही क वाली लाइन का ही कोई वर्ण होना चाहिए, लेकिन अब तीसरा वर्ण है तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपनी ही लाइन का तीसरा वर्ण बनेगा। जैसे क है, दी को हमने ऐसे कैसे लिखा, ये प्रथम वर्ण है, आगे तीसरा वर्ण आ गया, तो ये क है, ये अपने ही लाइन का तीसरा वर्ण ग बन जाएगा। आधा बनेगा, अगर कोई स्वर होता तो ग पूरा हो जाता और शब्द क्या बनेगा, दिग्गज। ऐसे ही है, क है, क के बाद में या तो कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण हो, या य र ल व में, तो व आ गया, तो ये क अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा और शब्द क्या बनेगा, ऋग्वेद। ऐसे ही है, सट धन आनन, ट वर्ग है, प्रथम वर्ण है, आगे क्या आया, स्वर आया, तो ट अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर क्या बनेगा, ड। मैंने लिखा ये ड आधा। अब आ इसमें जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, सडानन। ऐसे ही ट है, य र ल व, र आ गया
तो ये ट अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा और शब्द बनेगा षड्रस। अब पै है, अब पै के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण ज आ गया तो शब्द क्या बनेगा, पै का क्या बनेगा ब। पै वाली लाइन का तीसरा वर्ण ब होता है तो ये हमने शब्द हो गया अब्ज। अब है वाक धन जाल, क है तीसरा वर्ण ज आ गया तो क का क्या हो जाएगा ग, शब्द बनेगा वाग जाल, वाग जाल। ऐसे ही जगत धन अम्बा, तय है, तय के बाद में कोई भी स्वर या तो स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर यह रह लवे इनमें से कोई हो तो जो प्रथम वर्ण है यह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो तय है, तय का क्या होगा द, और द आधा बनेगा ऐ इसमें मिलेगा, शब्द क्या बनेगा जगदम्बा। ये शब्द बना अपना जगदम्बा। ऐसे ही है जगत धन ईश, तय है, तय में तय का तीसरा वर्ण क्या बनेगा अपनी ही लाइन का द आधा बनेगा, बड़ी की मात्रा है ई बड़ी आ गई तो बड़ी की मात्रा उसमें लगेगी और शब्द हो जाएगा जगदीश, शब्द क्या बनेगा जगदीश। अब मित्रों देखिए किसी भी वर्ग का या तो तीसरा चौथा वर्ण आ जाए प्लस के, यानी इधर तो कै च ट तय पै इनमें से कोई रहेगा और आगे जैसे कुछ उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक शब्द है सत धन इच्छा, सत धन इच्छा, सत धन उपयोग, सत धन आचार। अब शब्द देखिए तय के बाद में ई कोई स्वर है, तय के बाद में स्वर है, तय के बाद में स्वर है तो तय का क्या होगा द, शब्द बनेगा अपना सा। अब ई की मात्रा जुड़ेगी द में तो सदीच्छा, इसका बनेगा तय का क्या बनेगा द और द में ऊ की मात्रा छोटा हुआ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा अपना सदुपयोग, शब्द क्या बनेगा सदुपयोग। ऐसे ही है तय में क्या है, तय का तीसरा वर्ण द बनेगा और आ की मात्रा उसमें जुड़ेगी तो शब्द बनेगा सदाचार, शब्द क्या बनेगा सदाचार। अब जैसे एक है, जैसे मैंने लिखा सट धन आधा तय है, आधा है ये दर्शन। अब जो तय है आगे भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा ये वर्ण हो तो प्रथम वर्ण है इसका क्या बनेगा ड, क्योंकि अगर स्वर होता है तो उसको वह पूरा कर देता है लेकिन आगे कोई स्वर नहीं है तो द आया तो ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा और अपना शब्द बनेगा षड दर्शन। तो ये हो गया अपना व्यंजन संधि का पहला नियम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अगले नियम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।